like a Hellcat. फ्रेंड्स, भारत सर बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग भारत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे जो आप लोगों के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक से वीडियो डाले जा रहे हैं, उसको आप लोग पूरे देख रहे हैं और आपकी जो प्रतिपुष्टि कमेंट्स के रूप में मुझे मिल रहा है, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करता है और आपने जो बहुत से स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर भी लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है और मेरे अंदर एक संबलता प्रदान होती है, जिससे हम और पूरी ऊर्जा के साथ आपके लिए हम वीडियो बना सकें। तो आज हम लोग रोग डिजीज क्यों होता है, उसके कौन कौन से कारण हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हालात ऐसा है कि हमें अपने घर में सुरक्षित और वीडियो के माध्यम से ही अभी विभिन्न तरह के विषयों को आत्मसात करना है, विभिन्न तरह की जानकारियों की समझ को विकसित करनी है। कहा गया है कि मजबूरियां दिल के इरादों को आजमाती है, मजबूरियां दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न की पर्दा निगाहों से हटाती है, गिरने से न डर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है। और आज की जो परिस्थिति है, जो ये परिस्थिति हो गई है कि हमें घर में सुरक्षित रहना है और अपने जो विषय है उसको भी समझ विकसित करनी है, उसे भी आत्मसात अध्ययन करते हुए चलना है। तो आज की परिस्थिति हो गई है कि आपको अपने आप को ढालना है, घर में सुरक्षित रहते हुए विभिन्न वीडियोज के माध्यम से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है। और इसी क्रम में भारत सर बायोलॉजी जो चैनल है वो आपको एक असिस्ट प्रदान करते हुए आपको एक इस क्षेत्र में आपको आपकी जो मांग है, आपकी आवश्यकताओं है, उस पर खरा उतरने का प्रयास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रोग होता क्यों है? कोई भी रोग, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, या प्रोटोजोन्स द्वारा हो, या वर्म्स द्वारा हो, या हेरिडिटी हो, होता क्यों है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम जानेंगे तो हो सकता है कि रोग नहीं हो, हम उसके प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं। और आज एक जो कोरोना जो पैंडेमिक महामारी है, अगर उसके बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए कि इस तरह से नहीं होती है, हम उसका बचाव कर सकते हैं, तो हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी और जो भयावह जानलेवा बन गए उससे हम बच सकते हैं। तो आइए, तो रोग होता क्यों है? तो रोग क्यों होता है, कॉजेज ऑफ डिजीज। तो इसके दो कारण हैं, रोग होने के दो कारण हैं। एक आंतरिक कारण है और दूसरा बाह्य कारण है। आंतरिक कारण यानी हमारे शरीर की बनावट से संबंधित हो सकती है, गुणसूत्र से संबंधित हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, या हमारे शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स है, उससे जुड़ा हो सकता है। और एक्सटर्नल में हम चर्चा करेंगे, हो सकता है कि कुपोषण यानी इम्बैलेंस डाइट के कारण हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो सकता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कारण हो सकता है। ये तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आंतरिक कारक कौन कौन है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारक कौन कौन से है रोग होने के। तो आंतरिक कारक को हम लोग देखें तो पहला कारण है मेल फंक्शनिंग और improper functioning of various body parts such as heart, liver, kidney। पहला जो कारण है जो हमारे शरीर के अंदर मेल फंक्शनिंग और improper functioning of various body parts such like
हार्ट, लीवर, किडनी। हमारे शरीर के अंदर में बहुत से ऐसे अंग है जैसे हृदय, हार्ट, लीवर या किडनी, वृक्क, ये है। अगर ये मेल फंक्शनिंग अपने कार्य को अगर किसी कारणों से ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हार्ट डिजीज हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकते हैं, किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी से पहला कारण जो है आंतरिक अंगों का सुचारू रूप से काम न कर पाना। दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवंशिक गड़बड़ी। ये क्या है? आनुवंशिक गड़बड़ी, डिसऑर्डर। आनुवंशिक, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमंस, हम लोग अपने माता पिता की संतान हैं और हम लोग में बहुत से ऐसे ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं। ट्रांसफर ऑफ द ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो माता पिता से बहुत से ऐसे लक्षण है, बहुत से ऐसे बीमारी है, रोग है जो संतान में स्थानांतरित होता है, जिसे हम हेरिडिटी डिजीज से जानते हैं। तो हेरिडिटी डिजीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो हेरिडिटी डिजीज के अंतर्गत आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? वैसा रोग है जब किसी व्यक्ति में का कोई पार्ट कट जाता है, कोई अंग कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है, जिससे कारण उनके शरीर का पूरा रक्त निकल जाता है। तो हीमोफीलिया एक रोगी में थक्का नहीं जम बनता है, जिससे कारण कटने पड़ने पर अत्यधिक रोगी रक्त बह जाता है। तो ये आनुवांशिक रोग है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आते हैं। उसी तरह से सिकल सेल एनीमिया है, आरबीसी में की रचना में गड़बड़ी, टर्नर सिंड्रोम्स है, कलर ब्लाइंडनेस है, एडवर्ड सिंड्रोम्स है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये सब बीमारी जो है ये आनुवांशिक गड़बड़ी से होता है, यानी जीन में गड़बड़ी से होता है। हमारे मैंने क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से होता है, हमारे शरीर में जो क्रोमोजोम्स है उसमें डिसऑर्डर से कारण ऐसा होता है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन की गड़बड़ी। ये क्या है? हार्मोन की गड़बड़ी। तो आप जानते हैं कि पिछले वीडियोज में स्पष्ट रूप से चर्चा हो गई है कि हमारे शरीर में दो तरह के ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन्स हमारे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपने देखा था ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एडिशन हार्मोन, उसके अलावा आपने देखा था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसको कहते हैं, और लैक्टिक हार्मोन, पीटोसिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते थे, आड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, इस तरह से रिलैक्सिन था, टेस्टोस्टेरोन था, प्रोजेस्टेरोन था। तो इस तरह से बहुत से हार्मोन्स हम लोगों ने, इंसुलिन था, देखा था। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी से या उसकी मात्रा कम निकलने से या उसकी मात्रा अधिक निकलने से हम बीमार पड़ते हैं। और किस तरह की बीमारी होती है? तो ड्वार्फिन यानी बौनापन, यानी व्यक्ति की हाइट कम जाती है, बौने हो जाते हैं, इसको ड्वार्फिन या टैटिनिज्म भी बोलते हैं। जिंगैटिन, भीमकाय शरीर हो जाना, बहुत बड़ा शरीर हो जाना, तो ये भी एक बीमारी है हार्मोनल। डायबिटीज, डायबिटीज यानी मधुमेह या चीनी की बीमारी, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। जब इंसुलिन की मात्रा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कम निकलती है तो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक बनी रहती है। और चौथा है मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारा जो प्रतिरोधी क्षमता है वो अगर सही से कार्य उसमें गड़बड़ी होती है, वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वैसी स्थिति में भी हम कई रोग के शिकार हो जाते हैं, जैसे एलर्जी,
अर्थराइटिस वगैरह। तो एलर्जी जो है, इसके अलावा भी ये एल्पेनस है, लाइकेंस है, सिरोसिस है, स्किन, कुछ स्किन डिजीज भी है जो मैन फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम से होता है। कुछ स्किन डिजीज भी देखे गए हैं जो इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के कारण होता है। तो ये हमने जो कारण देखा, ये कारण है रोग के आंतरिक कारण। पहला है मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर, तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंसेज, और चौथा है मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसे आप नोट कर लिए होंगे बच्चे। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे कि इसका जो है बाहरी कारक कौन कौन से हैं। तो ये आंतरिक कारक के बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स को। एक्सट्रिंसिक दूसरा जो कारण है, रोग होने का, बीमार होने का दूसरा कारक है वो है बाह्य कारक। इसका मतलब हमारे शरीर के बाहर से होने वाले ये कारक है। ये हमारे शरीर के बाहर, पहला इसमें है अनबैलेंस्ड डाइट। पहला क्या है? तो अनबैलेंस्ड डाइट, असंतुलित आहार। संतुलित आहार नहीं जाए, या इसे इनएडिक्वेट डाइट भी बोलते हैं। इनएडिक्वेट डाइट यानी संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण बहुत से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, रफेज, ये सब ऐसे फूड कंपोनेंट्स है जिनकी प्रॉपर क्वांटिटी हमारे शरीर में जरूरी है। अगर इसकी अगर कमी हो जाती है तो वैसी स्थिति में हमें कई रोग हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की कमी जो आप अन्न से लेते हैं, तो वीकनेस होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? वीकनेस हो जाएगा। इसको तो हम पूरा कर ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमारा वीकनेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम अनाज, आलू, चीनी वगैरह खा के तुरंत पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी होती है, अगर प्रोटीन खाने में कमी हो गई तो प्रोटीन से क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस, ये दो ऐसे बीमारी है जो प्रोटीन के कमी से होते हैं। कौन कौन? क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। छोटे बच्चे में पढ़ाया है, ये देखे गए हैं। जब उनके खास करके जो अभिवंचित और गरीब गुर्बे के जो बच्चे जिन्हें दूध नहीं मिल पाता है छोटे बच्चों को, तो उनमें क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी महत्वपूर्ण है। आप इसे याद भी कर लेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो आप ये कर ले, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब विटामिन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अब हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? नाइट। और एक और है जेरोप्थैल्मिया। इस तरह से विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया। उसी तरह से विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है।
विटामिन B1 की कमी से वेरी 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 बीमारी, अगर हमारे भोजन में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो उससे हमें बेरी बेरी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये विटामिन B2 की कमी से चिरोसिस हो सकता है, चिलोसिस। उसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है। उसके बाद आयरन की कमी से, आयरन की कमी से तो एनीमिया होता है, रक्त में की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो गोइटर हो जाता है, घेघा रोग हो सकता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, तो स्कर्वी हो सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट, रिकेट हो सकता है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकता है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिजीज हो सकता है। इस तरह से आयोडीन की कमी से गोइटर, और फ्लोरीन की कमी से भी डेंटल के यानी दांत कमजोर हो सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की अगर कमी होती है तो हमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। यानी बाहरी कारक में हमें बैलेंस डाइट लेना जरूर है, और इन बैलेंस डाइट यानी पोषक तत्व की कमी के कारण हमें क्या क्या हो सकता है, तो क्वाशरकोर हो सकता है, मेरेस्मस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, वेरी वेरी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ओडीन गोइटर हो सकता है, कमजोरी स्कर्वी हो सकता है, रिकेट हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है, ब्लीडिंग संबंधी बीमारी हो सकता है। इस तरह से बहुत सी बीमारी हो सकती है। तो अब हम लोग देखें दूसरा इसमें कि दूसरा कारण क्या। पहला हमने देख लिया कि अनबैलेंस्ड डाइट। अब दूसरा जो कारण है वो कॉजिंग डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वर्म, फंगी, ये सब ऐसे माइक्रोब्स है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, और हमारे लिए कुछ यूजफुल भी है और हानिकारक भी है। इससे बहुत सी बीमारियां होती है। तो हम लोग ये सूक्ष्म जीव से भी, जैसे पहला हमने देखा बैक्टीरिया, क्या देखा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से बीमारी हो सकता है, तो आप बहुत गौर से देखेंगे बच्चों, और ये आपको ज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये तैयार होते जा रहे हैं। इसे बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थेरिया, टिटेनस, प्लेग, एंथ्रेक्स, कोलेरा, कोलेरा। तो इस तरह से हमने देखा कि उसके बाद गोनोरिया, उसके बाद सिफिलिस,
ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कॉलरा, सिफिलिस, गोनोरिया, एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है और आप इसे नोट करेंगे और केवल अपने ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बल्कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव व्यूज। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस किस चीज से होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजुआ से, कृमि से। अगर आप जान रहे हैं कि बैक्टीरिया से होता है तो आप उसमें जीवाणु टिक कर देंगे। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इसलिए इसको कंफ्यूजन नहीं रखना है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, यानी ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कॉलरा, सिफिलिस, गोनोरिया, एंथ्रेक्स। तो आपने इसे देखा। अब हम लोग बात करेंगे वायरस से कौन कौन रोग होता है, इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे वायरस, और अभी तो वायरस से एक बहुत ही खतरनाक रोग जो है कोरोना चल रहा है, तो इस कड़ी में कोरोना भी जुड़ जाएगा। तो वायरस यानी विषाणु, जो विषाणु न सजीव है न निर्जीव है, न यह लिविंग है न ही यह नॉन लिविंग है, और फिर भी इतने खतरनाक है। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो जरा देखें। इससे कोरोना से ही शुरू करते हैं। कोरोना, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद मीजल्स, मम्स, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के बाद जो है ये सार्स भी। इसके बाद इबोला भी आपने सुना होगा, बड़ा खतरनाक वायरस था। जीका। इस तरह से ये सभी वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग है। तो ये सभी हमने देखा कि अभी सूक्ष्म जीव, डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसके पहले अभी हमने देखा बैक्टीरिया से, और अभी हमने देखा विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आप इसे बच्चे नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि फंगी से कौन कौन होता है। तो फंगी कवक से स्किन डिजीज होता है, चाहे वो खुजली हो, रिंग वर्म हो, वार्ट्स हो, ईचिंग। उसके बाद एथलेटिक फुट भी होता है,
एथलेटिक फूड भी तो इस तरह से स्किन से जुड़ी हुई बीमारी मेनली फंगी यानी कवक से होता है। अब हम इसके बाद प्रोटोजुआ से देखेंगे कि प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होता है। तो प्रोटोजुआ से भी कई बीमारियां होती है। तो सबसे पहले फिर हम लोग एक ये बना देंगे, प्रोटोजुआ। और प्रोटोजुआ से जो बीमारी है तो मलेरिया आपने सुना है, और ये मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजुआ से ही होता है। एमीबिएसिस, एमीबिएसिस। इसके बाद प्रोटोजुआ से होता है काला जार। काला जार भी प्रोटोजुआ से ही होता है। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस सुना होगा, काफी नींद आती है, एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस भी। तो इस तरह से मलेरिया, कालाजार, एमीबिक डिसेंट्री भी होता है। तो ये सब प्रोटोजुआ से होने वाले रोग है। जो ये प्रोटोजुआ जब हमारे शरीर में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह दूषित जल हो, भोजन हो, के माध्यम से बहुत शरीर पहुंचते हैं, तो मलेरिया के बारे में पता है कि प्लाज्मोडियम से होता है, और उसके वेक्टर से फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर जब शरीर काटती है तो प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजुअन्स है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। इस तरह से मलेरिया इंटरिवा हिस्टोरिका से होता है। एमीबिएसिस, कालाजार, कालाजार जो है सैंड फ्लाई के काटने से होता है। और लेशमानिया डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी प्रोटोजुआ से कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस है, एमीबिएसिस है। तो इस तरह से प्रोटोजुआ से, वर्म से भी होता है, वर्म कृमि। तो राउंड वर्म एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस। इसके बाद एलिफैंटिएसिस, या इसको फाइलेरिया आप कह सकते हैं, हाथी पांव। यानी वर्म से क्या होता है, हाथी पांव होता है, एलिफैंटिएसिस। इसको फील पांव भी बोलते हैं। एस्केरिया राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म हो जाते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगी, वर्म, ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, इससे रोग होते हैं। तो हम आंतरिक कारण के बाहरी कारक में जो पहला देखे थे अनबैलेंस्ड डाइट, और दूसरा है डिजीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो तीसरा इसका कारण है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसे आप नोट कर लिए होंगे, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कौन कौन से है। तो तीसरा जो इसका कारक है वह है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। यानी वातावरणीय प्रदूषण। जब वातावरण में, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है तो वैसी स्थिति में कई तरह की रोग होते हैं। जैसे आप देखोगे स्ट्रोक उससे होना शुरू होता है, स्ट्रोक, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस,
यहाँ तक कि अस्थमा भी देखने को मिलता है इससे, और हुपिंग कफ भी होता है, स्नीजिंग होता है, ड्राई कफ होता है, ड्राई कफ होता है। इस तरह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के कारण भी जो बाह्य कारक है हमारे शरीर में, और अंत में टोबैको, अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स के कारण भी होते हैं। तो टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स ड्रग्स, यानी ये जो है एडिक्शन है, जो हम लोग, ये बाहरी कारक ही है, ये बाहर से ही टोबैको के रूप में इस्तेमाल, या फिर अल्कोहल वाइन्स करते हैं, या बहुत से नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। अब इससे क्या क्या होता है, तो इससे मेंटल प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है, तो इससे मेंटल प्रॉब्लम होता है, और क्या होता है, स्ट्रेस आता है, इससे स्ट्रेस आता है। माउथ कैंसर आपने सुना होगा, माउथ कैंसर टोबैको खाने वाले का वो हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि उसमें अनिद्रा, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, उसके बाद जो है लंग्स प्रॉब्लम होना, तो अनेक तरह के जो है ये टोबैको से, अल्कोहल से, नार्कोटिक ड्रग्स से भी जो है बेचैनी होना, स्ट्रेस आना, बहुत से कारण है। तो इस तरह से जो बाह्य कारक है रोग होने का, तो वो अनबैलेंस्ड डाइट है, सूक्ष्म जीव है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स है, टोबैको, अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स है। एक और बाह्य कारक में आप जोड़ सकते हैं कि इंजुरीज। ये क्या है, इंजुरीज, ये तो आप नहीं जानते हैं। एकाएक आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, उसमें हाथ पैर आपके टूट गए और आप बीमार पड़ गए। इंजुरीज, इंसिडेंट्स जो होते हैं, तो इंसिडेंट्स घटनाएं ये लोग जानते नहीं है। ये बाहर एक कारक है, ये शरीर के आंतरिक कारक के कारण होता है, हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, चोट लग जाना, कट जाना, फट जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है रोग के जो आंतरिक कारण है ये है। अब हम लोग रोग के प्रकार की ओर चलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये रोग कितने प्रकार के होते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो पहला प्रकार है वो रोग के ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि के आधार पर कि वे कितने समय के लिए होता है। तो जो पहला रोग है वो देखिए एक्यूट डिजीज, यानी तीव्र रोग। इट इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज which generally has a relatively severe cold, common cold, malaria, diarrhea, typhoid. Other one is chronic disease, चिरकालिक रोग. It is a long duration disease which generally develops slowly with a similar course in the beginning. Tuberculosis, elephantiasis, diabetes, hypertension. तो हम लोगों ने देखा पहला जो है वो एक्यूट डिजीज है, और जिसे हिंदी में हम कहेंगे तीव्र रोग, यानी ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं और जिनका प्रभाव अंशकालिक अर्थात कम समय के लिए होता है, लेकिन सेवियर, तीक्ष्ण होता है। जैसे आप देखते होंगे सर्दी, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, ये कम समय के लिए रोग होते हैं, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। और ऐसे रोग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे रोग को कहते हैं तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे रोग की, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या है, तो क्रोनिक डिजीज जिसे हिंदी में इट इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज विच जनरली डेवलप स्लोली विथ ए माइल्डर कोर्स इन द बिगिनिंग। यानी ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें
यदि डायबिटीज की बात करें, हम यदि बात करें हाइपरटेंशन की बात करें, हम अगर फाइलेरिया की बात करें, तो ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं चिरकालिक या क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं। और ये जो रोग है रोगी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और जैसे आप देखते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट है, मधुमेह के रोग है और उसे कट फट जाता है तो उनका घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। या कोई ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं तो उनके शरीर का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस तरह से चिरकालिक रोग ये ड्यूरेशन के आधार पर है। तो हमने देखा कि ड्यूरेशन के आधार पर, समय के आधार पर दो रोग होता है। अब हम संक्रमण के आधार पर रोग को देखेंगे। इसे आप नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग ड्यूरेशन के आधार पर देखेंगे। ड्यूरेशन के आधार पर देखें, अब एक दूसरे में संक्रमण फैलने के आधार पर, तो फैलने के आधार पर कौन कौन से रोग हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और कौन कौन ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो इस तरह से पहला जो रोग है जिसको इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, तो इन्फेक्शन इन्फेक्टियस डिजीज या इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज है क्या। तो इन्फेक्टियस डिजीज जिसे कम्युनिकेबल डिजीज हम कहते हैं, द डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। वे जीव जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होता है यानी पैथोजेन से होता है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में हवा के माध्यम से हो या भोजन के माध्यम से हो या इंसेक्ट के माध्यम से हो फैलता है। इसे हम क्या कहते हैं, संक्रमित रोग कहते हैं या संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं या इसको हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो पहला हो गया इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचरणीय रोग या संक्रामक रोग। संचरणीय रोग ये रोग एक व्यक्ति से, एक डिसीज्ड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से या डिसीज्ड पर्सन कहें यानी कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज संचरणीय रोग। दिस डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन और डिसीज्ड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन थ्रू माइक्रोब्स विथ और वाया मीडिया वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, फूड, इंसेक्ट्स। वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज कहलाते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डायरिया ये सब क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज है।
ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये किस से होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया ये कैसे से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। डायरिया ये सब क्या है? ये माइक्रोब्स के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, यानी संक्रमण से होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति से एक में अस्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से, या एक बीमार व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के, यानी इसमें पैथोजेनिक एजेंट्स काम करते हैं, इसमें इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण होता है। ये पैथोजेन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैथोजेन, रोगाणु के कारण। और ये सब क्या है? जैसे पैथोजेन रोगाणु क्या हो गया? अगर मान लीजिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जीवाणु का नाम है, ये शरीर में चला गया तो क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम अगर शरीर में चला जाएगा तो क्या होगा? उसी तरह से डायरिया में अगर चला जाएगा, बैक्टीरिया चला जाए, चाहे वो कोलरी चला जाए तो कोलरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सूक्ष्म जीव के द्वारा जो होता है वो इन्फेक्टियस डिजीज है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में, लेकिन माध्यम क्या है? सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, चाहे वो दूषित पानी के माध्यम से जाए, या भोजन के माध्यम से जाए, या इंसेक्ट्स के जाए। दूसरा है बीमारी नॉन इन्फेक्टियस, दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। स्पष्ट है नाम से, असंचरणीय रोग। मतलब नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि दे आर डिजीज which are not caused by the pathogens, यह सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह नहीं फैलता है। और इस तरह के रोग में जैसे हमने देखा कि जो डायबिटीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बीपी यानी हाइपरटेंशन, बीपी लो, तो हाइपोटेंशन, तो ये जो है बीमारी ये नॉन कम्युनिकेबल है। गोइटर आयोडीन की कमी से, जिससे शरीर में आयोडीन की कमी होगा उसी को होगा, सबको नहीं होगा। अगर मुझे है और जो व्यक्ति आयोडीन खा रहा उसको नहीं होगा तो हमसे उसमें उसको नहीं होगा। तो ये है नॉन इन्फेक्टियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से चर्चा किया कि रोग क्यों होते हैं, उसके कौन कौन से कारक है। तो हमने देखा आंतरिक कारक जो हमारे शरीर में थे, चाहे वो अंगों का खराब होना था, जेनेटिक डिसऑर्डर था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, तो इस तरह से, या फिर हम लोगों ने देखा एडिक्शंस वगैरह में थे। बाह्य कारक में हमने देखा कि भोजन की कमी, इम्बैलेंस डाइट हो, या माइक्रोब्स हो, या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो, या फिर टोबैको, वाइन्स, एल्कोहल्स, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स से कारण हो। ये सब बाहरी कारक है। तो आंतरिक और बाहरी कारकों के द्वारा रोग होता है। हमने इसमें ये भी चर्चा देख लिया था कि बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन रोग होते हैं, वर्म से कौन कौन रोग होते हैं, प्रोटोजुअन से कौन कौन रोग होते हैं, फंगी से कौन कौन रोग होते हैं। उसके बाद रोगों के प्रकार मैंने देखा कि रोग ड्यूरेशन, ऐसे रोग जो तुरंत होते हैं और खत्म हो जाते हैं कुछ ही दिनों में, जिसको मैंने एक्यूट डिजीज कहा। ऐसे रोग मैंने कहा जो बहुत जीवंत है, हो सकता है कि जीवन के साथ हो जाए। चिरकालिक रोग, क्रोनिक, जिसका लंबे समय तक होता है।
उसके मैंने देखा कि एक ऐसा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक एक पीड़ित व्यक्ति से, एक प्रभावित व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जाता है, उसको मैंने संचारणीय रोग कहा, यानी कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्टेड डिजीज का। एक वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, यानी पैथोजन सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं होता है। तो वैसे हमने देखा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, गोइटर। मुझे लगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें जो बातें बताई गई उसे आप समझे कि नहीं, यह आप अपने कमेंट्स और लाइक्स के द्वारा मुझे बताएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, हमें एक प्रेरणा देती है, हमें कार्य को और ऊर्जा के साथ दुगुने उत्साह के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। और आपके इसी उत्साह, आपके द्वारा दिए गए जो प्रेरणा है, मोटिवेशंस है, जो लाइक्स और कमेंट्स, इसी के द्वारा हम इस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अपना ध्यान, परिस्थिति जो है वो घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। और बहुत बहुत धन्यवाद।